हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे बिहार जीके में बिहार ज्योग्राफी का पार्ट 1 और आज हम लोग बिहार ज्योग्राफी का पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को लास्ट तक जरूर बनिएगा। इसी वीडियो में हम मिट्टी पढ़ाएंगे, नदियाँ पढ़ाएंगे, पर्वत पढ़ाएंगे, उच्चवाच पढ़ाएंगे और इसी वीडियो में हम जलवायु पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो को कोई भी स्किप करके मत जाइएगा, वीडियो पूरा देखिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। बिहार से रिलेटेड जितना भी एग्जाम है, बीपीएससी से लेकर बिहार पुलिस तक, बिहार एसआई, बीएसएससी, बिहार कर्मचारी सचिवालय, स्नातक या जो भी हो, सभी से आपका इंटरेस्ट स्तरीय सभी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए दोस्तों, आज जो हम लोग करने वाले हैं बिहार का लोकेशन। पिछले वीडियो में हमने आपको बता चुका था कि बिहार में क्या है, बिहार की कौन सी राज्य कहाँ है, कौन सा जिला कहाँ है, कौन से राज्य से बिहार सीमा लगाते हैं। तो मैंने वहाँ बताया था कि ऊपर में नेपाल है, नेपाल नीचे झारखंड है और ये पश्चिम वाला यूपी है और ये पूरब आपका पश्चिम बंगाल है। अगर आपसे बिहार की चौहद्दी पूछा जाए तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और आपका पूरब में आपका पश्चिम बंगाल। बिहार 3 राज्यों से और एक देश से सीमा लगाता है। वह देश क्या है? तो वह देश है आपका नेपाल। तो कह सकते हैं कि बिहार जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और हमने आपको बताया था। तो आप समझते दोस्तों बिहार के लोकेशन। तो बिहार गंगा के मैदानी क्षेत्र में भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य है। बिहार क्या है? तो बिहार गंगा के मैदानी क्षेत्र में है और यह जो है उत्तरी पूर्वी राज्य है। मतलब कि भारत की उत्तरी पूर्वी राज्य कहने का मतलब क्या हुआ सर? छोटी सी हम यहाँ समझते हैं। अगर भारत की लोकेशन ऐसा हम बना दें तो आप सभी जानते हैं कि ये उत्तर होते हैं, ये दक्षिण होते हैं, ये पश्चिम होते हैं और ये आपका पूरब होते हैं। और स्थिति को समझा जाए तो भारतीय मानचित्र कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। तो बिहार का स्थिति कुछ यहाँ है, तो इसी को हम उत्तर पूर्व कहते हैं। तो कहाँ भाई साहब? उत्तर पूर्वी राज्य है। अब एक बात याद रखना कि भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलेंगे? कर्क रेखा बोलेंगे। तो बिहार जो है ठीक कर्क रेखा के ऊपर। हम यह नहीं कह रहे हैं कि बिहार से कर्क रेखा गुजरती है, बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, परंतु हम इतना कह रहे हैं कि कर्क रेखा के ऊपर में बिहार है। मतलब कि कर्क रेखा के ऊपर स्थित है हमारा बिहार। हमारा बिहार कहाँ है? कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। इसकी आकृति कैसा है? तो आप देख सकते हैं कि बिहार की मानचित्र है तो ज्यामितीय के आधार पर इसकी आकृति एक आयताकार है। एग्जाम में पूछा गया है कि इसकी आकृति कैसा है दोस्तों? आयताकार है। अब ये समझिएगा, बिहार के बीचों बीच में रेड कलर का एक नदी बनाया हुआ है। इस नदी को बोलते हैं गंगा नदी। अगर गंगा नदी से क्वेश्चन बनेगा तो संपूर्ण भारत में गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में अगर पूछा जाए तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। मात्र कितना किलोमीटर? 445 किलोमीटर। और गंगा नदी बिहार के बक्सर जिला के चौसा में एंट्री मारती है और बिहार को 2 भागों में बांटती है। उत्तर वाला को हम उत्तरी बिहार कहेंगे और नीचे वाला को हम दक्षिणी बिहार कहेंगे। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है, उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है और दक्षिणी बिहार सुखाड़ के लिए प्रसिद्ध है। अब अगर पूछा जाए कि अगर ये भाई साहब अगर इसकी स्थिति देखते हैं तो उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और पूरब है। तो ऐसे याद रखना दोस्तों कि अगर आपसे उत्तर से दक्षिण में बिहार की लंबाई कितना है तो 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर आप गड़बड़ा जाइएगा तो याद रखना 3, 4, 5 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई 3, 4, 5 किलोमीटर अर्थात 345 किलोमीटर और पश्चिम से पूरब बिहार की लंबाई जो है वो आपका 483 किलोमीटर है। 483 अगर याद नहीं रहेगा तो याद रखना है गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? 483 BC में। तो यहाँ पे किलोमीटर याद रखना है, तो 483 किलोमीटर। अब आप सभी को पता है कि देखो जी पूरे के पूरे ग्लोब होते हैं। ज्योग्राफी का नॉलेज तो आपको होगा ही और आप बीपीएससी के विद्यार्थी हैं तो बहुत अच्छे से होगा। अब यहाँ समझने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ की अगर हम बात करें तो ये पूरा के पूरा पृथ्वी है और आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच में अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, और इसे हम लोग भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन इत्यादि के नाम जानते हैं। तो इसी प्रकार से अक्षांश रेखा कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे अक्षांश रेखाएं और ऊपर से नीचे रेखाएं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। सेम उसी प्रकार से कि बिहार का स्थिति अक्षांश और देशांतर के हिसाब से कहाँ है तो बड़ा ध्यान समझिएगा। बिहार की जो स्थिति है वह आपका अगर अक्षांश की बात किया जाए तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड
24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है। 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, फिर से दोस्तों 24 मिनट 10 सेकेंड 20 सेकेंड 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड तक इसकी उत्तरी अक्षांश में है। लेकिन जब देशांतर खड़ा खड़ा देशांतर होते हैं, खड़ी लाइन को देशांतर कहते हैं और पड़ी लाइन को अक्षांश कहते हैं। तो भाई साहब यहाँ क्या समझना है, जब ये आपकी देशांतर है, देशांतर जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर में है। दोस्तों को उतना याद नहीं रखना है, 24-27 अक्षांश याद रखना है और 83 से 88 आपका देशांतर याद रखना है। अब इतनी सारी बात, इनकी लोकेशन यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे इस बिहार में कुछ ग्रामीण क्षेत्र है और कुछ शहरी या नगरीय क्षेत्र है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि बिहार में ज़्यादातर ग्रामीण है, रूरल है, गांव में हम सब रहते हैं। तो भाई साहब यहाँ ज़्यादा है। अब यहाँ कितना है सर, 91,838 वर्ग किलोमीटर। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में कितना है भाई साहब, ग्रामीण एरिया कितना है, तो 91,838 वर्ग किलोमीटर। जब नगरी की बात किया जाए तो आपका 2,324.74 वर्ग किलोमीटर ये कौन क्षेत्र आएंगे, नगरीय क्षेत्र आएंगे। इनके बाद पॉइंट में कुछ है। अब यहाँ समझना है, देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का 2.86% बिहार है। देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का बिहार कितना है, तो 2.86% है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो बिहार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है आपका 53 मीटर है। इसको फीट के हिसाब से सोचिएगा तो 53 मीटर और फीट में है 173 फीट। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना, 53 मीटर या फिर 173 फीट। अगर किया जाए समुद्र तटीय क्षेत्र से बिहार की कुल लंबाई कितना है, तो समुद्र तटीय क्षेत्र से बिहार की कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। अब दोस्तों समझने वाली बात है, ऊपर में आपका क्या है, तो ऊपर में आपका नेपाल है। और आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हमारा हिमालय का विस्तार है। और हिमालय का विस्तार, हिमालय 3 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी हिमालय, मध्य ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिण और आपका शिवालिक हिमालय। तो बिहार के कुछ एरिया में ये आपका पश्चिम चंपारण, हम लोकेशन पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है। तो दोस्तों ये पश्चिम चंपारण में आपका शिवालिक हिमालय एंट्री करते हैं और ये पूरे की पूरे शिवालिक हिमालय है। तो हिमालय के कौन क्षेत्र हो गया, तो आपका पर्वतीय क्षेत्र हो गया। अब ये झारखंड है, झारखंड को दक्षिण पठारी क्षेत्र कहते हैं और यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है। तो ऊपर में हिमालय और दक्षिण में पठारी क्षेत्र होते हैं। अब दोस्तों इतनी सारी बात आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। तो अब हमें समझना है बिहार के भूभर्गी संरचना, मतलब कि जिसे हम लोग कह सकते हैं कि बिहार के स्ट्रक्चर भूमि में कहाँ कहाँ क्या है। दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी पूरी कोशिश किया हूँ कि ये जो आपके हैं चित्र बना बिहार का, और यह उनकी कुछ बातें हैं और इस बात को मैंने हिसाब से यहाँ पे सेट भी किया हूँ। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें तो बड़ी इंपॉर्टेंट पहला वीडियो होगा, तभी ये सब बात समझ में अच्छी से आने वाले। क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि बिहार में नवादा कहाँ है, बिहार में गया कहाँ है, बिहार में जहानाबाद कहाँ है, बिहार में औरंगाबाद कहाँ है, तमाम बातें समझना चाहिए। तो अब देखिए दोस्तों, ये हमारा नेपाल वाला एरिया हो गया और नेपाल में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। और कौन सी हिमालय, शिवालिक हिमालय है। तो इसे आपका शिवालिक क्षेत्र या हिमालय क्षेत्र बोलते हैं। ये हमारा झारखंड, झारखंड में पठार है, छोटा नागपुर का पठार, और ये आपका दक्षिण पठारी क्षेत्र कहलाता है। इधर यूपी होगा और उधर पश्चिम बंगाल होगा। एक चीज़ बहुत अच्छा समझना पड़ेगा, अगर बिहार को हम बीचों बीच ऐसे कर दे तो बिहार 4 भागों में बढ़ जाएगा। सेम इसका कंडीशन यहाँ तक लाए हैं। अगर ए वाला ऊपर होगा तो उत्तरी बिहार, नीचे होगा दक्षिणी बिहार, इधर होगा पश्चिम और इधर होगा आपका तो पूरब बिहार होंगे। लेकिन बात किया जाए सर, अगर कोई एरिया इधर है तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग उत्तर पूर्व बोलते हैं, उत्तर पूर्व बोलते हैं। सर अगर कोई एरिया इधर है तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको प्रधान मानते हैं, दक्षिण पूरब बोलते हैं। कोई एरिया इधर है तब सर दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। कोई एरिया इधर है तो इसे हम लोग उत्तर पश्चिम बोलेंगे।
ये लोकेशन में बहुत काम आएगा। अब सवाल यह है भाई साहब कि बिहार की भूभर्गीय संरचना कितने भागों में है, तो बड़ा गौर से समझना। बिहार की जो भूभर्गीय संरचना है उसको हम 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहले धारवाड़ चट्टान, विंध्यन चट्टान, टरसरी चट्टान और क्वाटनरी चट्टान। धारवाड़ चट्टान और विंध्यन चट्टान का निर्माण जो हुआ है वह एक ही युग में हुआ है, प्री कैम्ब्रियन युग में, और विंध्यन का भी निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन युग में। लेकिन टरसरी चट्टान और क्वाटनरी चट्टान का जो निर्माण है वो भी कंटिन्यू है, जारी है। और टरसरी चट्टान जो है मोसोजोइक काल के मायोसीन एंड प्लायोसीन में मायोसीन और प्लायोसीन में टरसरी चट्टान का निर्माण हुआ है। दोस्तों अगर हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी बढ़िया से पढ़ेंगे इंडिया वाला में, तब आपको ये बात समझ में आएगा। बस अभी इतना एग्जाम में इतना रट के रखना कि धारवाड़ चट्टान और विंध्यवन चट्टान का प्री या पूर्व कैम्ब्रियन काल में हुआ, या युग में हुआ है, और टरसरी का मोसोजोइक काल के मायोसीन में हुआ, और क्वाटनरी का अभी तक जारी है। अब यहाँ पूछता है कि बिहार के कौन सा एरिया में सर धारवाड़ चट्टान है, तो बिहार के दक्षिण पूर्व एरिया में। अब लोकेशन के पास जाते हैं तो ये तो आपका दक्षिण है और ये आपका पूरब है, मतलब कि दक्षिण पूरब ए वाला एरिया। अगर बिहार के बीचों बीच भागेंगे तो दक्षिण पूरब हमारा ए एरिया होगा। और मैंने यहाँ पे लगा दिया है धारवाड़ चट्टान, जो इस प्रकार से बनाया हुआ है। यह कौन सी चट्टान है? धारवाड़ चट्टान। आपको पता है गया यहाँ पे है, आपका नवादा है, गया, नवादा, और आपका मुंगेर और जमुई। तो जमुई याद रखना है, नवादा याद रखना है, मुंगेर याद रखना है, मुंगेर की पहाड़ी यहीं पे मिलेगा, राजगीर की पहाड़ी, बोध गया मतलब गया याद रखना है, और आपका खगड़पुर याद रखना है। अब यहाँ पे खड़गपुर जो है वो आपका किस में आएगा? धारवाड़। मतलब कि मोटा मोटी ए वाला एरिया जो है वो आपका धारवाड़ चट्टान में आता है। और यहाँ पे एरिया में हम लोग जमुई पढ़े थे, गया पढ़े थे, नवादा पढ़े थे, गया, नवादा, जमुई, और आपका यहीं पे आपका मुंगेर की पहाड़ी है, राजगीर पहाड़ी, और आपका खगड़पुर की पहाड़ी। ये तमाम आपको कहाँ देखने को मिलता है? धारवाड़ चट्टान में। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि धारवाड़ चट्टान का उदाहरण कौन कौन है। दोस्तों यहाँ स्लेट और क्वार्टजाइट और फिलाइट ये सभी के सभी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो धारवाड़ में क्या क्या मिलेगा? स्लेट मिलेगा, क्वार्टजाइट मिलेगा, फिलाइट मिलेगा, और यहाँ अवरक का निक्षेप भी देखने को मिला है। अब समझना है विंध्यन पर्वत। दोस्तों विंध्यन पर्वत दक्षिण पश्चिम में है। अब बात किसकी आती है? तो सर ये वाला दक्षिण है और ये वाला पश्चिम है। मतलब कि ये अगर लोकेशन को ऐसे करेंगे तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम, ये जो कटकुट रेड कलर के हम लिखे ना, ये आपका कौन सी है? तो यही आपका विंध्यन पर्वत है। और ये जो आपका कैमूर और रोहतास में है। कहाँ भैया? कैमूर है और कहाँ दोस्तों? रोहतास में। यानी कैमूर रोहतास वाला जिला में ये बड़ा फेमस है। बीपीएससी कई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पायराइट्स वगैरह ये सब। तो यहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पायराइट्स कहाँ मिलते हैं। दोस्तों पायराइट्स जो है कैमूर में मिलते हैं। अगर आपसे पूछे पायराइट्स किसका उदाहरण है, तो विंध्यन चट्टान का उदाहरण है। और क्या है? डोलोमाइट है, बलुआ पत्थर है, और आपका क्वार्टजाइट है। तो याद रखना इतनी सारी बात जो है यहाँ वाला एरिया में। और आपको हम पढ़ाए थे कि ये उत्तर प्रदेश और झारखंड से लगने वाला सीमा है। कैमूर और रोहतास की पहाड़ी, कैमूर रोहतास की जंगल आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, अगला है टरसरी चट्टान। टरसरी चट्टान निर्माण देख लिए। और एक रहा है शिवालिक पहाड़ियाँ, मतलब कि और लोकेशन बता रहा उत्तर पश्चिम में। दोस्तों आपको पता उत्तर है और ये वाला पश्चिम ए एरिया में। और ए एरिया जो यहाँ पश्चिमी चंपारण वाला एरिया है, आपको पता है यहाँ पश्चिमी चंपारण है, और पश्चिमी चंपारण वाला एरिया में टरसरी चट्टान देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि इससे हिमालयन, भारत के पश्चिमी चंपारण से हिमालयन जाता है, कुछ इस प्रकार से हिमालयन जाता है। तो ये हिमालयन के, हिमालयन में कौन जाता है? शिवालिक हिमालय जाता है। तो सिंपल से शिवालिक हिमालय पहाड़ियों में है, उत्तर पश्चिम इसका लोकेशन है। और यहीं पे हम अगला कुछ देरी में पढ़ने वाले हैं कि यहाँ सोमेश्वर की पहाड़ी और दून की घाटी भी हमको देखने को मिलेगा। तो ये एरिया कौन सी एरिया है? पश्चिम एरिया। आपको पता है कि नेपाल है और नेपाल से पश्चिमी चंपारण सीमा लगाता है। तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में आपका कौन मिलेगा? टरसरी चट्टान देखने को मिलेगा। ये किसकी पूरा भाग है? हिमालय का भाग है। ये किसकी भाग है? पठारी का भाग है। ऊपर पर्वतीय है, नीचे पठारी है। कौन सी हिमालय? शिवालिक हिमालय। कहाँ जाता है भैया? तो ये पश्चिमी चंपारण में। और वहाँ पे पश्चिमी चंपारण में कौन चट्टान बनाता है? तो टरसरी चट्टान का निर्माण करता है। अब है क्वाटनरी चट्टान। दोस्तों
ये तीनों के बाद जो भी बचा है वो सब क्वाटरनरी चट्टान है। यह गंगा के मैदान के प्रायद्वीपीय भाग में है, मतलब कि गंगा जो इसे बीच से गुजरती है और बीच वाला मैदानी क्षेत्र जो ये पूरा एरिया है उसी के भाग में है। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी का यहाँ का चट्टान परतदार है और यहाँ उदाहरण में बालू पत्थर मिलेगा, बजरी पत्थर मिलेगा और कोलोरोमेट चट्टान मिलेंगे। तो ये तमाम चीज़ जो हुआ आपका क्वाटरनरी, और ये अभी लगातार जारी है क्योंकि गंगा का मैदानी क्षेत्र लगातार जारी है। तो सिंपल सी बात याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि गंगा के प्रायद्वीपीय भाग में कौन सी चट्टान का मिलता है, तो ये क्वाटरनरी चट्टान का मिलता है। ये रहा मेरे दोस्तों उच्चवाच, और एक पूरे के पूरे कंप्लीट हो गया है आप सभी को उच्चवाच। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये उच्चवाच में कितनी बात पढ़े, 4 बात आप पढ़ाएं सर, धारवाड़, विंध्यवन, टर्सरी और आपका क्वाटरनरी। अब ये आपका निर्माण कहाँ, प्री कैम्ब्रियन दक्षिण पूर्व में, जमुई नवादा एरिया। तो एरिया बड़ा ध्यान समझना है, ये धारवाड़ है, ये आपका विंध्यन है, ये आपका पूरे के पूरे क्वाटरनरी है, ये आपका पूरे के पूरे टर्सरी है, पश्चिम चंपारण, गया, नवादा, जमुई इत्यादि में, और आपका रोहतास और आपका कहाँ भाई साहब, तो अब आपका रोहतास और कहाँ, तो आपका रोहतास और कैमूर में। तो अब समझना है बिहार के भौतिक संरचना, बिहार के भौतिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। बिहार के भौतिक संरचना को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहले है पर्वतीय क्षेत्र, शिवालिक हिमालय के क्षेत्र, यानी कि ए वाला एरिया, ए पर्वतीय क्षेत्र है जिसका विस्तार जो है 932 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 80 से लेकर 250 मीटर तक है। दूसरा है बिहार के मैदानी क्षेत्र, ये जो बीचों बीच में हम पढ़ेंगे वह बिहार के मैदानी क्षेत्र होगा, और फिर दक्षिण का संकीर्ण पठार ये वाला एरिया आएंगे। तो पहले आज हम समझते हैं दोस्तों, पहले इसमें हम समझ लेते हैं पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। अब यहाँ पे सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र के बारे में समझेंगे। यह शिवालिक हिमालय के यही जो आपके अभी बताए थे कि ये वाला कौन सी हिमालय है, शिवालिक हिमालय। यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में शिवालिक हिमालय आता है। तो अब यहाँ पे इसको हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सोमेश्वर की श्रेणी पढ़ते हैं। किसकी श्रेणी, सोमेश्वर की श्रेणी। फिर रामनगर दून की पहाड़ी पढ़ेंगे, और फिर दून घाटी या हर्रा घाटी पढ़ेंगे, हरहरा घाटी पढ़ेंगे। दून घाटी या हरहरा घाटी एक ही बात है। अब हमें समझना क्या है, सबसे पहले हम एक पर्वतीय में आ गए, शिवालिक वाला मामला में आ गए, ये वाला मामला पढ़ रहे हैं। कितना क्षेत्रफल, 932 वर्ग किलोमीटर, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब सोमेश्वर की श्रेणी की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये पश्चिम चंपारण की कहानी चल रहा है। यहाँ पे एक नदी निकलती है इसे, और यह यूपी वाला क्षेत्र है और ये बिहार है। उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा लगाते हुए कुछ दूर लगाती हैं और इस प्रकार से आके गंगा में मिल जाती है। इस नदी को कहते हैं हम गंडक नदी। गंडक नदी पर एक बांध बनाया गया है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बार में देखेंगे हम। तो गंडक नदी पर एक बांध बनाया गया दोस्तों। अब जब गंडक नदी पर बांध बनाया गया उस भैंसालोटर नामक जगह पर, अब यहाँ से बांध बनाया गया है और यहाँ से एक नहर निकाला गया है, ये आपका त्रिवेणी नहर। यहाँ से ये आपको दिख रहा होगा, और यहाँ मैंने लिखा है घिस घिस को त्रिवेणी नहर। बीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि गंडक नदी से कौन सा नहर निकाला गया, त्रिवेणी नहर, या फिर त्रिवेणी नहर कहाँ से निकलता है, गंडक नदी से। अब यहाँ से की श्रेणी आया हुआ है, और ये गंडक नदी से यानी किस साइड में, पश्चिम साइड में है, और ये पूरब की ओर एक खूब लंबा सा श्रेणी आया हुआ है। इसी श्रेणी को कहा जाता है सोमेश्वर की श्रेणी। क्या बोलते हैं, सोमेश्वर की श्रेणी। कहाँ से सर, तो ये जो आपका गंडक नदी से निकला त्रिवेणी नहर से लेकर एक दर्रा है भिखना ठोरी दर्रा। दर्रा किसे कहते हैं सर, 2 पहाड़ियों के बीच का रास्ता जिससे आन जान संभव है, गाड़ी घोड़ा पार हो सकता है, उसे दर्रा कहते हैं। तो यहाँ एक दर्रा है भिखना ठोरी दर्रा। तो याद रखना गंडक के त्रिवेणी नहर से लेके भिखना ठोरी दर्रा तक आपका एक श्रेणी आया हुआ है, इसी को कहते हैं सोमेश्वर श्रेणी। इसकी कुल लंबाई की जब बात करते हैं तो 75 किलोमीटर की श्रेणी है और इसकी चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर के आसपास है। अब इसी पर एक चोटी है, उस चोटी का नाम है माउंट सोमेश्वर, और माउंट सोमेश्वर 880 मीटर है। इसे बिहार की सर्वोच्च चोटी भी कहा जाता है। बिहार की
सर्वोच्च चोटी इनको बोलते हैं। तो बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन हो गया? माउंट सोमेश्वर। अब इस पर किला है, उसे हम कहते हैं सोमेश्वर का किला। क्या? सोमेश्वर का किला। तो सोमेश्वर किला, माउंट सोमेश्वर, 880 मीटर ऊंचाई, ये सब किस पर हम पढ़ रहे हैं? तो ये सभी के सभी हम सोमेश्वर की श्रेणी पढ़ रहे हैं, जो गंडक के त्रिवेणी नहर से निकलता है और भिकना ठोरी दर्रा तक पहुंचता है। अब क्या है, यहाँ पे इस श्रेणी में कुछ प्रमुख दर्रा है। सबसे पहला भिकना ठोरी दर्रा। क्या? भिकना ठोरी दर्रा। फिर क्या है? सोमेश्वर दर्रा, और फिर मावत दर्रा। भिकना ठोरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा और मावत दर्रा, यही 3-4 दर्रा और दर्रा इम्पोर्टेंट यही है। यही जो दर्रा है, इसी से बिहार और नेपाल के बीच यातायात संभव है। अभी भी हमने बताया था कि दर्रा उसे कहते हैं पहाड़ियों का बीच का रास्ता जिससे यातायात संभव है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि बिहार और नेपाल के बीच यातायात किससे संभव है, तो याद रखना है दर्रा से। भिकना ठोरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा और मावत दर्रा से। यह दर्रा किस पर है? तो ये दर्रा सोमेश्वर की श्रेणी पर है। दोस्तों, सोमेश्वर की श्रेणी के ठीक दक्षिण में, दक्षिण मतलब नीचे, एक श्रेणी और विकसित हुआ है। उस पर हम कहते हैं रामनगर दून की पहाड़ी। उसे हम क्या कहते हैं? रामनगर दून की पहाड़ी। यहाँ देखिएगा, ये जो काला काला अगर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे रामनगर दून की पहाड़ी है। और इसकी लंबाई की बात करते तो 32 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और चौड़ाई की बात करते तो 8 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। कुल क्षेत्रफल 214 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे एक चोटी है संतपुर नामक चोटी, संतपुर, और इसकी ऊंचाई 242 मीटर है। अब इसकी चोटी समझ में आ गया। अब दोस्तों, समझने वाली बात एक और रह गई कि सर ये जो आपका सोमेश्वर की श्रेणी है, सोमेश्वर की पहाड़ी है, और ये आपका रामनगर दून की पहाड़ी है, इसी के बीच में इस प्रकार से हम बनाए हैं, ये घाटी है, और इस घाटी को कहते हैं दून घाटी या हरहरा घाटी। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है दोस्तों कि दून घाटी और हरहरा घाटी किसके किसके बीच है? तो दोस्तों याद रखना, दून घाटी और हरहरा घाटी रामनगर दून की पहाड़ी और आपका सोमेश्वर पहाड़ी के बीच में, यहीं पे शिवालिक वाला में, मतलब कि चंपारण में। कौन चंपारण में? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इधर आपका नेपाल है, और पश्चिमी चंपारण का सीमा नेपाल से भी लगता है और यूपी से भी लगता है। उम्मीद करेंगे कि इतनी सारी बात समझ में आ गया। अब चलते हैं। तो अब बिहार के मैदानी क्षेत्र, द प्लान रीजन ऑफ बिहार। अब हमें समझना है द प्लेन रीजन ऑफ किसके बारे में? बिहार के बारे में। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है दोस्तों, द प्लेन रीजन ऑफ बिहार। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें आपका बिहार के मैदानी क्षेत्र समझना है। तो मैदानी क्षेत्र बिहार का जो है वो आपका उत्तर में नेपाल, देखिए आपका नेपाल उत्तर में यहाँ पे इंडिकेट भी मैं किया हूँ, और दक्षिण में झारखंड की ये वाला एरिया छोटा नागपुर का पठार है। ये पूरे एरिया किसकी पठार है? छोटा नागपुर का पठार है। और आपका ये आपके ऊपर से नेपाल, दक्षिण में छोटा नागपुर का पठार से फैला हुआ है। और यह जो एरिया हमारे मैदानी क्षेत्र का है वह 90 से 95% क्षेत्र में है। 90 से, यानी सबसे ज़्यादा बिहार में कौन क्षेत्र आते हैं? तो सबसे ज़्यादा बिहार में मैदानी क्षेत्र आते हैं, लगभग 90 से 95%। गंगा नदी, ये जो आपकी गंगा नदी है, ये जो आपकी जाय नदी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गंगा नदी बोलते हैं। अभी गंगा नदी तो इनकी बहुत सारा सहायक नदी है। अब गंगा एवं सहायक नदियों द्वारा अवसाद लाया गया है, उसी से आपका मैदानी क्षेत्र हुआ। बिहार के बीचों बीच में एक नदी जाती है, लगभग बीचों बीच में, गंगा नदी, और यही लगभग बिहार के 2 भागों में बंटवारा करती है। ऊपर वाला हिस्सा को उत्तरी बिहार कहते हैं, और आप सभी को पता है कि उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, और नीचे वाला हिस्सा को दक्षिणी बिहार कहते हैं, और आप सभी को पता है दक्षिणी बिहार सुखाड़ के लिए प्रसिद्ध है। अब समझ में आया। अब यहाँ पे बाढ़ के लिए प्रसिद्ध क्यों? बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि भाई साहब उत्तर बिहार की जो नदियाँ हैं वह हिमालयन नदी है, और वह हमेशा पानी लाते हैं, और बरसात के दिन में वह नदी और तेज से पानी लाता है, क्योंकि पहाड़ से पानी निकल आ जाता है। अब यह आपको पता है कि शिवालिक हिमालय का हिस्सा है, तो पूरे के पूरे एरिया बाढ़ क्षेत्र के लिए फेमस है। और ये जो नदी छोटा नागपुर के पठार से नदी निकलती है वह बरसाती नदी है, मतलब कि बरसात में पानी आएगा, बाकी दिन ऐसे हुआ है सुखले रहेगा। और ये सब हमेशा पानी लाते हैं, और हमेशा पानी ला रहे हैं, और बरसात में हुमच के पानी लाएगा, तो ढेर मनी पानी हो जाएगा, तो बाढ़ आएगा। और इधर क्या है, इधर पानी भाई साहब सिर्फ बरसाते में बाढ़ देखने को मिलवे करता है, और उतना ज़्यादा नहीं लाते, तेज नहीं रहते हैं, तो इसलिए इधर आपकी क्या हो गया? सुखाड़ हो गया। अब समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई पूछा जाए, हमारे ये जो आपका मैदानी क्षेत्र का, वह 60 से 120 मीटर के आसपास है।
ढाल अत्यंत निम्न है, 5 से 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, मतलब कि हर 1 किलोमीटर जाइएगा तो इसका ढाल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और 5 से 6 किलोमीटर इसकी गड्ढा होते चले जाएंगे हर 1 किलोमीटर पर। तो 5 से 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर इसकी ढाल है। बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। अब इसकी पूरा क्षेत्रफल की बात किया जाए कि बिहार के मैदान में की पूरा क्षेत्रफल कितना है, तो 90,650 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 90,650 वर्ग किलोमीटर है। अब दोस्तों समझना है, इसको हम दो भागों में बांटेंगे, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार में 56,980 वर्ग किलोमीटर है और दक्षिणी बिहार में आपका 33,670 वर्ग किलोमीटर है। अब दोस्तों मेन माजरा गंगा नदी है। गंगा नदी कुल लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर, लेकिन बिहार में इसकी लंबाई जो है वो आपका 445 किलोमीटर है। तो ऊपर वाला को उत्तरी मैदान और नीचे वाला को दक्षिण मैदान। हम आपको पढ़ाए थे, या तो जो भी हम आपको कंटिन्यू पढ़ाते आ रहे हैं, तो पीछे हम पिछला लेक्चर अगर देखिएगा, मतलब शुरू से देखते आ रहे होंगे आप, तो पीछे हम क्या पढ़ाए थे? पीछे हम यही पढ़ाए थे दोस्तों कि यहाँ पे हो क्या रहा था कि भाई साहब हम यहाँ पे पूरे जिला बाई जिला पढ़ा दिए थे। तो ये जिला बाई जिला समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे कि दक्षिण में जिला था गया, नवादा, राजगीर, मुंगेर, खड़गपुर, बिहार शरीफ, ये सब जिला कहाँ है? दक्षिण का। तो ये वाला दक्षिण एरिया होंगे, दक्षिण बिहार के मैदान होंगे, जिसमें गया आएंगे, राजगीर आएंगे, खगड़पुर आएंगे, बिहार शरीफ आएंगे, नवादा आएंगे, मुंगेर आएंगे। ये पूरा यहाँ से लेके ये एरिया जितना भी रोहतास आएंगे, ये एरिया कैमूर आएंगे, ये सब एरिया दक्षिणी का एरिया है। अब हमें मेन सवाल कहाँ से आते हैं? उत्तरी से। तो हमने क्या किया, उत्तरी वाला एरिया को दो भागों में बांटा। पहला बड़ा ध्यान समझिएगा, उपतराई क्षेत्र हमने बोला। यहाँ पे क्या बोला? उपतराई क्षेत्र, या इसको भाबर क्षेत्र कहते हैं। उपतराई क्षेत्र या इसको हम भाबर क्षेत्र कहेंगे। मतलब कि उत्तरी मैदान को भी कई भागों में बांट दिए, उपतराई क्षेत्र या भाबर क्षेत्र। ये उपतराई क्षेत्र कहाँ होते हैं सर? तो ये उपतराई क्षेत्र है ना, देखिए लोकेशन समझिएगा, इधर वाला पश्चिम, इधर वाला पूरब है। तो पश्चिम से पूरब जो नेपाल के तराई क्षेत्र है, ये नेपाल का तराई एरिया है। नेपाल कोने तराई प्रदेश है, इसके ठीक नीचे बिहार का हिस्सा में ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी कहते हैं उप तराई क्षेत्र, या इसे एक और नाम दिया गया भाबर क्षेत्र। यह क्या है सर? तो पश्चिम से पूरब फैला हुआ है। एग्जाम में आएगा कहाँ से कहाँ? पश्चिम से पूरब फैला हुआ है और एक छोटी सी एक परत है, एक मोटी चौड़ी परत है, जो मोटी चौड़ी 10 किलोमीटर चौड़ी है। कितना है? 10 किलोमीटर चौड़ी एक परत है। ये आपका नेपाल से ठीक सटा हुआ, शिवालिक हिमालय सटा हुआ है। यह उत्तरी बिहार में पड़ता है और इसी को हम नाम क्या दिए? उप तराई क्षेत्र, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे? भाबर क्षेत्र, जो कि आपका बिहार के 7 जिला सीमा लगाते हैं। आपको पढ़ाए थे कि देखो जी नेपाल है, और नेपाल यहाँ पश्चिमी चंपारण, यहाँ पूर्वी चंपारण, फिर आपका सीतामढ़ी, फिर आपका मधुबनी, अब यहाँ पे आपका सुपौल, अररिया और किशनगंज। याद कीजिए ट्रिक मैंने बताया था, पप्पू सिम सुवा की, पप्पू सिम सुवा की, प से पश्चिमी चंपारण, पू से पूर्वी चंपारण, सी से सीतामढ़ी, म से मधुबनी, सु से सुपौल, अ से अररिया और की से किशनगंज। तो ये सातों जो आपका जिला यहाँ सटता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, नेपाल से टच करता है, ये आपका कहाँ आ जाएगा? उपतराई क्षेत्र या भाबर क्षेत्र में आ जाएंगे। अब क्या है? बांगर क्षेत्र। ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है वहाँ आपका बांगर क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी मतलब बाढ़, मतलब वहाँ ज़्यादा बाढ़ नहीं आता, उसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। और जहाँ ज़्यादा बाढ़ आएगा उसे हम लोग नई जलोढ़ मिट्टी कहेंगे, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो ये वाला एरिया को हम बांगर क्षेत्र में बांटेंगे, और ये पूरा जितना भी दिख रहा है इसको हम खादर क्षेत्र में बांटेंगे, क्योंकि कोसी भी बाढ़ लाता है, गंडक भी बाढ़ लाता है। तो ये वाला आपका इसको खादर क्षेत्र या नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। एक एरिया चौर है। ये चौर क्या होता है सर? भोजपुरी में भात चावल के चौर कहल जाला, वो चौर नहीं होता। यहाँ पे क्या होते हैं? वैसे क्षेत्र जो जलमग्न हो जाते हैं। जलमग्न मतलब जल में डूब जाते हैं, निम्न भूभाग वाला क्षेत्र। गोखुर झील का निर्माण करते हैं। अभी जलमग्न याद रखना। अब दोस्तों गोखुर झील क्या होता है सर? एक बात और आप बता दिए। तो गोखुर झील हम उसको कहेंगे जो कोई नदी, मान लीजिए कोई नदी है और ये कोई नदी इस प्रकार से जा रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ नदिया का ना कि एक रास्ता और इधर मैंने कर लिया, फिर ऐसे कर लिया, और ये धारा, मेन धारा इसका यही था, मेन धारा जा रहा था, लेकिन उधर भी थोड़ा हुमच के ले लिया। तो यही वाला एरिया जो जमा हुआ पानी रहता है उसको गोखूर कहा जाता है।
तो ये सब एरिया कौन बनाते हैं? चौर। ये सब कौन से बिहार की बात बोल रहे हैं? उत्तरी बिहार के मैदान। अब क्या है? दक्षिणी बिहार। बहुत ही आसान है। इसके बाद जितना भी नीचे वाला जिला आएंगे वो सब किस में आ जाएंगे? दक्षिणी बिहार में आ जाएंगे। तो ये बिहार के कौन क्षेत्र रहा? मैदानी क्षेत्र रहा। बिहार के भौतिक संरचना के अब लास्ट पॉइंट है। अब समझना दोस्तों, दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र। मैंने कई बार बताया आपको कि देखो जी, बीच में एक नदी गुजरती है, गंगा नदी। इसके ऊपर वाला को उत्तरी कहते हैं, नीचे वाला को दक्षिणी कहते हैं। उत्तर में नेपाल में शिवालिक पहाड़ी, हिमालयन पहाड़ी है, और दक्षिण में झारखंड में छोटानागपुर का पठार है। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि अब जो भी पढ़ना है हमें दक्षिण की, गंगा नदी मान ऐसे निकल रही है तो इसके ठीक नीचे से जो भी पढ़ना है यही पढ़ना है। और ये एरिया जो होते हैं, यही एरिया दक्षिण का पठारी एरिया है। दक्षिण का पठारी क्षेत्र यही है। अब ध्यान से समझना दोस्तों, इसको कई भागों में बांट के पढ़ा जाता है। सबसे पहले कुछ बात समझते हैं। इसका विस्तार पश्चिम में कैमूर से लेकर, कैमूर आपको यहीं पे पढ़ाए थे, पूरब में मुंगेर एवं बांका तक, और मुंगेर बांका आपका लास्ट तक यहाँ तक हो गया था। यह बिहार का प्राचीनतम भूखंड है, सबसे पुराना भूखंड है, बिहार का प्राचीनतम भूखंड है। अब इसको हम कई भागों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैमूर का पठार। ये वाला एरिया यहीं पे कैमूर है और रोहतास है, तो ये वाला एरिया को हम कैमूर का पठार कहते हैं। इतना पढ़ते पढ़ते इतना तो आइडिया हो गया कि कौन सा जिला कहाँ पे है। तो ये वाला एरिया जो है इसी को कैमूर का पठार कहते हैं। दक्षिण पश्चिम में देखें, दक्षिण है और आपका पश्चिम वाला एरिया है। या आप इसे रोहतास का पठार भी कहा जाता है। तो कैमूर के पठार को रोहतास के पठार के नाम से भी जानते हैं। और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जो आपको वहाँ एक श्रेणी है विंध्य श्रेणी या विंध्याचल पर्वत, वहाँ से लेकर रोहतास तक फैला हुआ है। ये आपकी कैमूर का पठार। अब यहाँ पे पठार जो हुआ, अभी रोहतास से एक दो क्वेश्चन बनता है। रोहतास में पायराइट्स पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था बीपीएससी में कि पायराइट्स कहाँ पाया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, पायराइट्स जो है वो आपका रोहतास में पाया जाता है। और रोहतास में सबसे ऊंचा एक क्षेत्र है जिसको हम लोग रोहतास गढ़ कहते हैं। और रोहतास गढ़ की ऊंचाई 495 मीटर है। तो ये अपना कौन सी बात आ गया? कैमूर की पठार। अब आता है खड़गपुर की पहाड़ी। खड़गपुर की पहाड़ी और नवादा की पहाड़ी करीब करीब एक है। यह पूर्व में बांका और दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ है? जमुई तक फैला हुआ है। पूर्व में बांका और दक्षिण आपका जमुई तक फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 5 से 10 मीटर है। इसका निर्माण धारवाड़ क्रम में हुआ था और इसका उदाहरण स्लेट, अभ्रक और बॉक्साइट खनिज यहाँ पाया जाता है। स्लेट, अभ्रक और बॉक्साइट। क्वेश्चन पूछेगा पायराइट्स कहाँ पाया जाता है, तो अगर पठार से क्वेश्चन है तो कैमूर का पठार लगाइएगा। कोई जिला का नाम पूछ रहा है तो रोहतास लगा दीजिएगा। अगर पूछे स्लेट, अभ्रक और बॉक्साइट किस पहाड़ी में पाया जाता है? खड़गपुर की पहाड़ी में। अब है गया की पहाड़ी। गया में कौन कौन? गया, नवादा, औरंगाबाद आते हैं। लेकिन हमने नवादा को सुविधा के लिए अलग पहाड़ी में भी डिप्यूट किए हैं। अब इसमें हिंडाज पर्वत, हल्दिया पहाड़ी, ये सब आएंगे। अब एक राजगीर की गिरियक की पहाड़ी, और राजगीर की गिरियक की पहाड़ी स्पेशल कहाँ है? नालंदा जिला में। और कुछ मैप के ये वाला एरिया में नालंदा जिला है। अब दोस्तों नवादा की पहाड़ी, नवादा की पहाड़ी को अलग कर दिए हम। इसमें गिद्धेश्वर की पहाड़ी आता है, सत पहाड़ी आता है, शेखपुरा की पहाड़ी आता है, चकाई की पहाड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्वार्टजाइट नामक चट्टान पाया जाता है। तो फाइनली इसी को समझाना था। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र, इसका विस्तार पश्चिम में कैमूर से लेकर पूरब में मुंगेर एवं बांका तक, मतलब कि यहाँ से लेकर एकदम पूरे मानचित्र यहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ से लेकर पूरे के पूरे यहाँ तक फैला हुआ है। अब ये फैला हुआ है, इसे ही हम दक्षिण का संकीर्ण पठार कहते हैं। अब यहाँ इसका प्राचीनतम भूखंड है दोस्तों। इसको कई भागों में बांट के, इसे इतना भाग में पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये वाला एरिया आपको फेमस था। दोस्तों यहाँ पे रोहतास बड़ा फेमस है। कैमूर के पठार जो रोहतास है का पठार कहते हैं। यह एमपी के विंध्याचल से जबलपुर से रोहतास तक फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में विंध्य श्रेणी कहाँ से? जबलपुर से रोहतास तक। रोहतास से क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पायराइट्स पाया जाता है। और रोहतास दूसरा क्वेश्चन नहीं होगा कि सबसे ऊंचा रोहतास गढ़ है 495 मीटर में। अब ये पूछ सकता है कि रोहतास सबसे ऊंचा जो एरिया है वो कौन है? रोहतासगढ़। ये किस पठार में आएगा? तो कैमूर का पठार में आएगा। पायराइट्स कहाँ पाया जाता है? रोहतासगढ़ में। ये किस में आएगा? कैमूर के पठार में। अगला खड़गपुर के पठार आपका बांका से जमुई तक, इसका निर्माण धारवाड़ क्रम में हुआ और यहाँ उदाहरण में स्लेट, अभ्रक, बॉक्साइट याद रखना है। नेक्स्ट गया की पहाड़ी, गया, नवादा, औरंगाबाद इसमें आता है। हिंडज या हल्दिया की पहाड़ी इसमें है। अगला क्या है? राजगीर गिरिया की पहाड़ी, इसमें स्पेशल नालंदा जिला की बात कही गई है। अब इसमें कौन कौन आते हैं? राजगीर वाला पहाड़ी में वैभव गिरी आता है, सोनगिरी आता है, विपुल गिरी आता है और रत्नागिरी आता है।
अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि कौन सी पहाड़ी यहाँ पे है, नवादा की पहाड़ी है। अब यहाँ नवादा की पहाड़ी नवादा जिला से लेकर ऊपर में गंगा नदी तक फैला हुआ है। इसमें गिरदेश्वर की पहाड़ी आएगा, सत पहाड़ी आएगा, शेखपुरा की पहाड़ी आएगा, चकाई की पहाड़ी आएगा और यहाँ पे क्वार्टजाइट नामक चट्टान पाया जाता है। तो दोस्तों फाइनली ये हम आपको कंप्लीट कर दिए। अभी इसमें जलवायु, मिट्टी ये सब बचा हुआ नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, वीडियो लंबा नहीं होने देंगे हम। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेगा और इस प्रकार के हम वीडियो लगातार बनाते रहेंगे। यह लेक्चर 2 था, पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उम्मीद करते हैं देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक आप लोग अपना ऑफलाइन प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा। अगर देखने के बाद अच्छा लगा होगा तो अपनी सकारात्मक विचार हम तक जरूर शेयर करने के, हम आपकी कमेंट को बढ़िया से पढ़ेंगे। और अगर हम में कोई कमी है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। आपकी सलाह हमारे लिए सराहनीय होंगे, आपकी सलाह हमारे सर पर होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करना, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को जरूर बता दीजिएगा। जब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।